आज का हमारा टॉपिक कक्षा 11 की हमने इकाई 7 से लिया है रासायनिक साम्य। उसमें हम जो अध्ययन करेंगे आज वो है ला-शातिलीय नियम। आपने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है जो रासायनिक साम्य अवस्था पर इन चार कारकों ताप, दाब, सांद्रण, आयतन के मात्रात्मक प्रभाव को समझाता है। अब हम जब बात करते हैं इन्हीं कारकों के गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव इफेक्ट्स की, तो उसका अध्ययन 1884 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट ला-शातिली ने उनका अध्ययन किया और अपना एक नियम का प्रतिपादन किया जिसका हम ला-शातिलीय नियम कहते हैं। क्या कहता है नियम? नियम के अनुसार जब भी किसी रासायनिक साम्यावस्था के इन कारकों ताप, दाब, सांद्रण, आयतन में परिवर्तन किया जाता है तो उस रासायनिक साम्यावस्था उस दिशा की ओर विस्थापित होती है जहां पर इन परिवर्तनों का, इन किए गए परिवर्तनों का प्रभाव दूर होता हो या रिड्यूस होता हो, कम होता हो। तो यह नियम ला-शातिलीय नियम कहलाता है। अब एक एक करके इफेक्ट की बात करते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम कोई रासायनिक साम्यावस्था की बात करते हैं तो वहां पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो दोनों दिशा में होती हैं, अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। और उसमें से एक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है और एक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। यानी किसी भी रासायनिक साम्यावस्था की स्थिति में अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी दोनों होती है। तो जब भी आप किसी रासायनिक साम्यावस्था पर ताप की वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया उस ओर विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि रूल कहता है कि जो आपने परिवर्तन किया है उसका परिवर्तन का प्रभाव दूर होता हो, यानी उस ओर विस्थापित हो जाएगी जहां ऊष्मा अवशोषित होती हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर किसी रासायनिक साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता हो, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया की तरफ चली जाएगी जिस रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, ऊष्मा का अवशोषण होता हो। अब बात करते हैं दाब परिवर्तन की। दाब बढ़ाने पर जो रासायनिक साम्यावस्था है वो उस ओर विस्थापित होती है जहां पर, क्योंकि उसका दाब का जो इफेक्ट है अगर हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नियम यही कहता है कि उस जो आपने परिवर्तन किया है, जो चेंज किया है, वो कारक का प्रभाव कम होता हो। तो जब भी आप दाब बढ़ाएंगे तो रासायनिक साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाएगी जहां पर दाब में कमी होती है। अब आप जानते हैं कि P समानुपाती N, यानी दाब मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो अगर दाब कम होगा यानी कौन कम हो जाएगा? मोलों की संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम साम्यावस्था के कारक दाब को बढ़ाते हैं तो रासायनिक साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाती है जहां पर गैसीय पदार्थ के मोलों की संख्या कम होती हो। यदि किसी रिएक्शन में दोनों ओर, यानी अभिकारकों और उत्पादों में मोलों की संख्या समान है तो उसमें दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सांद्रण की। सांद्रण परिवर्तन में क्या होगा? अभिकारक अगर रासायनिक साम्यावस्था में हम कोई पदार्थ बाहर से मिलाते हैं तो नियम के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार रासायनिक साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाएगी जहां पर वह जो हमने बाहर से जो सब्सटेंस इंक्लूड किया है, मिलाया है, वो खर्च होता हो, उसकी सांद्रता में कमी आती हो। अतः अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक साम्यावस्था अग्र दिशा में, यानी उत्पाद के बनने की दिशा में विस्थापित हो जाती है। अब बात करते हैं आयतन परिवर्तन की। आपने बॉयल का नियम पढ़ा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है। तो हम जब भी किसी रासायनिक साम्यावस्था में आयतन की वृद्धि करेंगे तो रासायनिक साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाएगी जहां पर मोलों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये चारों कारक ला-शातिलीय नियम के अनुसार उनकी किसी रासायनिक साम्यावस्था पर उसके मात्रात्मक प्रभाव के साथ साथ उसके गुणात्मक प्रभाव का भी अध्ययन हम इसमें ला-शातिलीय नियम के अनुसार
कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो हमें कोई रासायनिक साम्य लेंगे और उस पर हम इन कारकों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। अब हम जो लास्ट अध्ययन अभी हमने अध्ययन किया उसका इस रासायनिक साम्य पर ताप, दाब, सांद्रण के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम यहाँ पर अब करके देखेंगे। हमने एक अभिक्रिया ले रखी है H2 + I2 = 2HI। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि उसमें ऊष्मा निकल रही है। अब इसमें हम परिवर्तन, ताप के परिवर्तन, दाब के परिवर्तन, आयतन के परिवर्तन, सांद्रण के परिवर्तन का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह रिएक्शन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है। तो यदि हम इस अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो लाश-शास्त्रीय नियम के अनुसार अभिक्रिया उस ओर विस्थापित हो जाएगी, रासायनिक साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाएगी जहां पर ऊष्मा अवशोषित होती हो, क्योंकि आपने ताप इंक्रीज किया है तो वो जो कारक है उसका परिवर्तन का प्रभाव कम होता हो। तो कहां को विस्थापित है, क्योंकि इधर को तो ऊष्मा अवशोषित, यहां तो ऊष्मा निकल रही है, ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः ताप बढ़ाने पर यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित हो जाएगी। सब क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम ताप इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसलिए अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो लाश-शास्त्रीय के नियम के अनुसार ताप का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव कम होता हो, अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती हो, तो निश्चित ही यह अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अतः अगर हम चाहते हैं कि यह अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले तो हमें इस अभिक्रिया के लिए ताप कम करना पड़ेगा, ताप का मान घटाना पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं सांद्रण परिवर्तन की। सांद्रण, अगर हम इस अभिक्रिया में H2 और I2 की मात्राएं बढ़ा दें तो नियम के अनुसार अभिक्रिया उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगी, रासायनिक साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाएगी जहां पर ये खर्च होते हो, अर्थात क्या बनता हो, उत्पाद अधिक बनता हो। तो वह परिस्थिति में अगर हम H2 और I2 का सांद्रण बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित हो जाएगी। तीसरा हम देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। जैसा कि आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में आयतन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है और मोलों की संख्या भी दोनों तरफ समान है। तो जिस कारण दाब परिवर्तन का इस रासायनिक साम्यावस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P समानुपाती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दाब बढ़ाएंगे तो साम्यावस्था उस ओर विस्थापित हो जाएगी जहां पर दाब परिवर्तन का प्रभाव कम होता हो, अर्थात दाब कम होता हो, यानी मोलों की संख्या कम होती हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे भी मोलों की संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। और क्योंकि मोलों की संख्या में किसी प्रकार की कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है, अतः इस अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन का भी किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इस प्रकार इस अभिक्रिया की सहायता से ये देख सकते हैं कि लाश-शास्त्रीय नियम के अनुसार इस अभिक्रिया को अगर अग्र दिशा में हमको लेके चलना है, उत्पाद की मात्रा बढ़ानी है, तो हमें इस अभिक्रिया के लिए ताप को न्यून रखना पड़ेगा, सांद्रण अभिकारकों के बढ़ाने पड़ेंगे और दाब का परिवर्तन का इस अभिक्रिया पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लाश-शास्त्रीय नियम का प्रयोग हम रासायनिक साम्यावस्था में और इसके साथ साथ इस भौतिक साम्यावस्था में भी ये हम कर सकते हैं। जैसे हमने
पढ़ा है कि बर्फ को जब हम बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ होती है और जो जल है, पानी है, वो दोनों रासायनिक साम्यावस्था में रहते हैं। और जब भी हम ऊष्मा बढ़ाएंगे, ऊष्मा अपने पाप को ताप देंगे उसको, तो ऊष्मा तो क्योंकि लासादी नियम के अनुसार उस डायरेक्शन में शिफ्ट होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में ऊष्मा अवशोषित होती हो, यानी ऊष्मा खर्च होती हो। तो निश्चित ही जब भी हम उस अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा तो अभिक्रिया यानी रासायनिक साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाएगी जहां पर बर्फ पिघलती हो, यानी आगे की तरफ हो। दूसरा, आयतन में भी कमी होती है। जब भी हम आप किसी बर्फ को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो आयतन में कमी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर जो भौतिक साम्यावस्था है बर्फ और जल की, वह अगली दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बर्फ और जल की बात करें तो इस परिस्थिति में यदि हम इसमें दाब बढ़ाते हैं तो ला-शास्त्रीय नियम के अनुसार जो रासायनिक साम्यावस्था है वो अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अर्थात दाब बढ़ाने पर बर्फ जल में परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि आयतन में कमी हो रही है। तो इस प्रकार हम दोनों रासायनिक साम्यावस्था और भौतिक साम्यावस्था पर ला-शास्त्रीय नियम के प्रभावों का, ला-शास्त्रीय नियम के अनुसार इन कारकों के प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि किस अभिक्रिया के लिए, किस रासायनिक साम्यावस्था के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती है। तो इसको आप नोट करिएगा और इससे संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं, अध्यापक से भी पूछ सकते हैं अपने, और हमें भी आप क्वेरी हमसे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।